क्या है आपका कि ऐसे आंदोलन के हम क्यों नहीं नई पीढ़ी तैयार होती है? मैं क्रमशः कोशिश करूंगा अपनी बात आपके सामने रखने का। मैं जब गांव में बालक के रूप में था तब हमारे गांव के शिक्षक को आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और गांव के जो शिक्षक थे वो कार्बन का अखबार निकालते थे हस्तलिखित, और उसका नाम था सुनी, और हमको बोलते थे कि अमुक के घर में डाल के आओ, अमुक के घर में डाल के आओ। तो हम उसको पढ़ते थे तो उसमें खबरें रहती थी कि आज वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो गांव में वातावरण का काम कुछ लोग कर रहे थे। तब हमको समाचार पत्र का किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हमने ये बात आपको बताना चाहता हूँ, एक पहलू पत्रकारिता का कि जिसने मुझे मजबूर किया सामाजिक काम के तरफ आकर्षित किया। पत्रकारिता का काम करते समय मैंने देखा कि उस जमाने में आज़ादी के पहले जो साहित्यकार हुआ करते थे, जो भाषाई विद्वान हुआ करते थे, वो अलग अलग समाचार पत्रों में संपादक बनते थे और काम करते थे, और देश के लिए वो पत्रकारिता काम कर रही थी। आज ये पत्रकारिता पूरी तरह से मीडिया मंडी बन चुका है, और मंडी में जो लाभ हानि की बात होती है वो लाभ हानि के आधार पर सारा खेल मीडिया का चल रहा है। इसलिए मीडिया से कोई ये अपेक्षा, जबकि आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी जोरदार आ कि पहले ऐसी पत्रकारिता नहीं रही। केवल पर बैठ करके आपको एक एक मिनट की खबर आपको मिल रही है, और मिलने के बाद में वो छप रही है, लेकिन उसको सामाजिक पहलू से कोई लेना देना नहीं। वो जो आदमी काम करता है उसको कोई दुख दर्द नहीं। एक प्रकार से जैसे टेलर के यहाँ कपड़े डालते हैं तो तुम्हारा छाती कितनी, सीना कितना है, पेट कितना है, कमर कितनी है, नापतोल करता है, और उसको हिंदू बना रहा है कि मुसलमान बना रहा है कि कौन पहन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से पत्रकारिता के हाल है। उनको उनके खुद को लाभ चाहिए, और विज्ञापन के दबाव में वो सच्चाइयां जिस प्रकार से दब रही हैं, मीडिया खरीदा जा रहा है, जो आज की परिस्थिति है। पर मैंने ये नैतिकता की जिम्मेदारी शुरू से निभाई। छोटे छोटे दो तीन उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि मैं कैमरे के कारण पत्रकार बना। मेरे पास कैमरा था, और कैमरा लेकर के मैं डिपार्टमेंट को शिकायतें भेजता था। भाई ये कचरे के ऊपर में कुत्ता मारा हुआ पड़ा है, उसकी बात आ रही है, लोग रुमाल लगा करके वहां सड़क से जा रहे हैं, हेल्थ ऑफिसर को चिट्ठी लिखना और मैं फोटो लगा देना और टाइप कराना और अपना नाम पता डालना। तो ऐसी शिकायतें, मैं कहीं कुछ गलत दिखा तो वो उसके डिपार्टमेंट हेड को मैं फोटो भेजता था। ये मेरी आदत का हिस्सा बन चुका था। एक दिन अचानक नया खून अखबार जो साप्ताहिक निकलता था, जिसके अंदर मुक्तिबोध जैसा महान क्रांतिकारी कवि सेवा में था, और उस समय के सभी साहित्यकार जिनसे मेरा संपर्क आया वो वहां पर काम करते थे। उन लोगों के वजह से इस काम में आने के बाद में स्वामी जी ने, स्वामी कृष्णानंद सोक्ता नाम के, जो उत्तर प्रदेश में झांसी के पुलिस इंस्पेक्टर थे, नौकरी छोड़ करके आए थे, और वो संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे, उर्दू के विद्वान थे, और वो बहुत अच्छी शायरी करते थे। और वो मौलाना नातिक के उनसे संबंध थे, और कई कई शायर लोग उनकी बहुत कदर करते थे। मैं उनसे दूर खड़े देखता था। जब वो हमारे कट मार्केट में आते थे और चंदा लेते थे, तो एक की दुकान में हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो देखा, और देखने के बाद में बोले, ये क्या करते हो इसका तुम? मैं बोला, हम डिपार्टमेंट को लिखते हैं। उससे क्या होगा? मैं बोला, वो शिकायतें दूर हो रही हैं और मेरे को अच्छा लगता है। तो बोले, नहीं आप अखबार में आओ, बोले हजारों लोगों तक संदेश जाएगा इसका, हम इसका ब्लॉग बनाएंगे, हम इसमें इसका ये करेंगे। अब मैं बोला, मेरे को लिखना नहीं आता। बोले, लिखना क्या होता है? ये तुमने जो वर्णन किया है यही तो लिखना है, जो शिकायत लिखी है यही लिखना है, और कौन सा लिखना होता है? तो मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया, अपने दफ्तर में बुलाया और काम में लगा लिया। मैं एक घटना सुना रहा हूँ कि उस समय बख्तियार मशरकी नाम के एक शायर काम करते थे, जो उरई के थे, और उरई झांसी के बाद जब लखनऊ को जाते हैं तो पहला स्टेशन पड़ता है।
और वो आदमी 50 साल बाद नागपुर आता है, नागपुर के मोहम्मदपुर में वो ठहरता है और वहां के लोगों को बोलता है कि एक उमेश चौबे नाम का लड़का यहाँ पर काम करता था, वो लड़का अभी है कि गया है बोले। तो लोगों ने बोला वो तो बड़ा आदमी है बोले। अरे कौन सा व्यापार करता है जो बड़ा बन गया? नहीं नहीं नहीं, काम में बहुत बड़ा आदमी, नाम है, वो सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को उससे मुलाकात करा दो। और जब वो गली में, कपास गली में घुसे, तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई परिचित आदमी आ रहा है। और वो आजू बाजू में शायर थे मोहनपुरे के, वो मेरे पास उनको लेकर के आए। और उन्होंने जब मेरे से गले मिले कि बोले पहचाना मेरे को, तो मैंने तुरंत उनके पैर छूने की कोशिश किया। जो उन्होंने पीछे हट गए कि नहीं नहीं बाबू बोले ऐसा नहीं। मैं बोला आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो आप शायरी के अंदर नागपुर के पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय बात बता रहा हूँ कि शायरी के अंदर वो फोटो फीचर, मेरे को फोटो फीचर का कोई बात नहीं मालूम थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया तो मैं फीचर लिखने लग गया। मैं फीचर कैसा लिखता था, सड़क पर अगर मैनहोल है, मैनहोल से मैं बात कर रहा हूँ और गड्ढा बता रहा है कि मैंने कितने लोगों की टांग तोड़ा, कितने लोगों को चोर का कितना भला किया, वो गड्ढा मुझे जवाब दे रहा है। इस प्रकार का मैंने ये इंटरव्यू लेना शुरू किए। कभी कुछ बातें, यानी ऐसा जो अनियमितताएं, ये सब ध्यान में लाने का काम मैं लगातार करता रहा और उसका नतीजा था कि मुझे सफलता मिलती गई। और मैं जब उल्लेख कर रहा हूँ कि मैं 1959 में योगदान नाम के अखबार में जब मैं रिपोर्टर बन गया, तो मैं वहां कांग्रेस अधिवेशन जो बजाज नगर नागपुर में हुआ था, उस बजाज नगर के अधिवेशन में मैं गया था। तो मैं स्टेज के पास नहीं गया जहां पर नेहरू जी आने वाले थे, फिल्मों के बड़े बड़े कलाकार उस समय के, दिलीप कुमार, देवानंद, वह सब बड़े बड़े कलाकार जो लोग थे वो सब वहां आने वाले थे। वहां पर बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। वहां में मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैंने पहले क्या किया कि कहाँ लाठीचार्ज होगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नागपुर की जनता सुनने के लिए आएगी, टूटेगी। और तो मैंने देखा कि जहां पर बांस, सुतली से बंधी हुई बल्लियों से बांस बंधे हुए हैं, गेट पर मैंने वाला लाठीचार्ज होगा। मैं अपना कैमरा छिपा करके खड़ा रहा। और वो उसमें उस समय फ्लैश लाइट थे, तो फिर वो बड़ा आकार हो जाता था। तो भी मैंने कोशिश की कि मैं, कोई मेरे को देख न ले, मैं अलग से अलग खड़ा रहा। घंटे 1.5 घंटे मैंने तपस्या की वो क्षण देखने की जो मैंने कल्पना किया था कि लाठीचार्ज होगा। आखिरी वहां पर लाठीचार्ज हुआ। और मैंने बड़ा फोटो लेना जब शुरू किया तो किसी इंस्पेक्टर का ध्यान आया। एक सिपाही ने मेरी कॉलर पकड़ी, खींच के पीछे खींचा और ले जाके गाड़ी में बिठा दिया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम। बोले मैं बोला क्या बात, बदतमीजी नहीं करना, कलर छोड़। मैंने बोला तेरे को जो करना है सो कर, मैंने कलर छोड़ दे पहले। और उसके बाद में मुझे गाड़ी में ठूस दिया गया। और मैं 3-4 घंटे गाड़ी में मेरे को रखा, थाने में ले गए, बड़ी थाने में। और थाने में ले जाके बोले देखो भाई तुम क्या काम करते हो? मैं बोला मैं रिपोर्टर सुन करके उसकी फिर नाम बताया। फिर उसने मुझे बाकायदा बिल्कुल, यानी उसने ये किया कि मुझे मतलब यानी बोला कि तुम रील दे दो और तुम जाओ। रात को मैं 12 बजे मेरे को उन्होंने, तो मैंने उस समय चालाकी से रील निकाल लिया था और रील निकाल के रख लिया जेब में और नई रील डाल दिया था, क्योंकि मैं फुर्सत में गाड़ी में बैठा हुआ था उनके डग्गे के अंदर। तो वो हो जाने के बाद में फिर जब ये फोटो का सवाल था, तो सारे देश भर के फोटोग्राफर मंच पर थे, तो वो वहीं की फोटो ले रहे थे। लाठीचार्ज का फोटो किसी के पास नहीं था। जब उनको मालूम पड़ा तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह के फोटोग्राफर मेरे पास आए और मेरे को बोले फोटो दो। बोले तो मैंने वो लाठीचार्ज के भयानक फोटो जब उनको दिए बना करके, तो पूरे देश में फोटोग्राफ छपे। तात्पर्य मेरा ये था बताने का कि मैं किस ढंग से काम की मेरी पद्धत थी, और मैं जिस ढंग से नागपुर में फोटो फीचर मैंने शुरू करवाया। और उस समय कॉमर्शियल फोटोग्राफरों को ऑर्डर देते थे, ब्लॉग बनते थे। लेकिन इसी वजह से मैं रायपुर में प्रसिद्ध हुआ। इसी वजह से, पत्रकारिता की वजह से मैंने राजा भंजदेव जो बस्तर के नरेश थे उनसे उनसे मेरा परिचय हुआ। वो एक होटल में ठहरे हुए थे, नोट के बंडल बाहर आ रहे थे, मैं भी नोट लूट सकता था, लेकिन मैंने लूटा नहीं। मैं दौड़ के गया, मैंने आदमी अंदर तुम्हारे कमरे में लड़ाई हो रही है, वहां कोई नोट बाहर फेंक रहा है। वो बोले अपना काम कर,
मैनेजर बोला, मैं काम कर, मतलब मैं तुमको सूचना देने आया हूँ। तो वो बोले वहां राजा ठहरा है बस्तर का। मेरी उत्सुकता बढ़ी, मैं बोला मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बोले कोई नहीं मिलता, तुम कहाँ से मिलोगे? बोले वो किससे बात नहीं करता। मैं बोला मैं तो मिलूंगा। मैं बोला मैं नेहरू जी से मिल चुका हूँ, मैं तमाम देश के नेताओं से मिल चुका हूँ, तो मैं उसके दर्शन तो एक बार करूंगा। मैं ऐसा कौन सा राजा है जो खिड़की में से नोट फेंक रहा है? और आपको आश्चर्य लगेगा, उसने बताया उसके पीए से बात करो। मैंने पीए को समझाया कि मैं नागपुर से आया हूँ, जबकि मुझे महीना 1.5 महीना हो गया था रायपुर में रहते रहते, और बताया कि मैं दशहरे के ऊपर मैं फीचर लिख रहा हूँ, इसलिए मैं राजा साहब को मिलने के लिए, वो यही रायपुर में है, जगदलपुर की बजाय यही मैं उनसे बात कर लूंगा, मुझे मौका दो मिलने का। तो वो बोले तुम, मैं बोला सिर्फ दशहरे के बारे में मेरे को लिखना है। बोले वो किससे मिलते नहीं, पत्रकारों से बिल्कुल नहीं मिलते। बोले मतलब कोशिश करो। मैंने उसको समझाया, तो वो गया और फिर मेरी मुलाकात जमा दिया। जब मुलाकात जमा दिया तो इतना चिढ़ा हुआ था राजा भंजदेव, प्रवीर भंजदेव नाम था उनका, और वो मतलब बैरिस्टर थे और इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे। लेकिन उनके उनके छोटे भाई को सरकार राजा मानती थी और बड़े भाई को उपेक्षा करती थी, यानी उसके उसको कोई अधिकार दिए नहीं थे, इसलिए वो महल में यही रहता था। और छोटा भाई का महल अलग अलग था, सारी सुविधाएं, सारा पैसा, व्यवस्था, प्रीवी पर्स वगैरह सब उसके नाम से था, और गवर्नमेंट चाहती वैसा छोटा भाई कर रहा था। और ये बड़ा भाई विरोध में गया, उसने अपने अधिकार की बात की, आदिवासियों की भलाई की बात की, तो उसके, और पूरा जगदलपुर की जनता उसके पीछे खड़ी थी। जनता से मेरा ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जब उससे मुलाकात हुई, मुलाकात में उसने बोला कि मैं जो बोलूंगा तुम छापोगे? मैं बिल्कुल छापूंगा। आप नहीं तो मैं, मेरे अगर मैनेजमेंट ने छापने से इनकार किया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं छापूंगा जरूर। लेकिन आप विश्वास रखो मेरे ऊपर। और मैंने उनकी बात सुना, तो बोले पूछिए आप सवाल। तो मैंने बोला आप दशहरा कैसा मनाएंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट दूसरा था, लेकिन मेरी आदत रही है कि मुझे जाना इस दिशा में है, इस दिशा में लोगों को दिखाना, और उस दिशा में फिर अपना रास्ता ढूंढना, चल देना। इस प्रकार की मेरी पत्रकारिता के क्षेत्र में आदत रही है। एकदम डायरेक्ट तू मेरे से शादी करती क्या, तू मेरे से फलाना, ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं करता, लेकिन मैं बड़े ढंग से उसको निपटाने का काम करता हूँ। मेरे मेरे क्वेश्चन आंसर का तरीका ही अलग है, और इसलिए मैंने बड़े ढंग से उसको दशहरे का सवाल किया। बोले हम बहुत जोरदार मनाने वाले हैं। मतलब कैसे मनाएंगे आप? बोले इस बार बोले हम नरबली चढ़ाने वाले हैं। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने बोला ये कौन सी बात कर रहा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि एक अंग्रेज कमिश्नर ने पूरी तरह से नरबली के ऊपर में बैन लगाया था, और कोई नरबली तब से बंद हो गई थी। फिर मैं बोला ये नरबली चढ़ाने की बात कर रहा है, मंदिर भयानक बात है, ये तो गजब की बात है। तो फिर मैंने बोला मैं छापूंगा साहब, ऐसा उनसे बोला। और उसके बाद में मैं बोले कहाँ नरबली चढ़ाएंगे? दंतेश्वरी के मंदिर में। मैं वो दंतेश्वरी का मंदिर देखने गया, वहां पर जहाँ नरबली चढ़ाई जाती थी वहां पर वो पत्थर लेटाते थे, वो पत्थर भी आज भी वहां पर मौजूद है। तो मेरा तात्पर्य ये कि ये जो बातें सब सुनता गया, मैंने वो देखा कि ये आदमी काफी दुखी है और पीड़ित है, तब उसने पूरी जानकारी ली। और आपको आश्चर्य लगेगा ये जानकर कि हमारी प्रजातांत्रिक सरकार ने, उस समय द्वारका प्रसाद जी गृह मंत्री थे, पूरी तरह से आदिवासियों को घेरा, और उसके उसके किले के चारों तरफ जो आदिवासी बेचारे तीर कमान लेके अपनी रोटी बना के खाते थे, हजारों आदिवासी, उनको उनके ऊपर गोलियां चलाई। और बीबीसी लंदन ने जिस समय खबर दी कि 13 लोग उसके बेडरूम में राजा के साथ मरे हुए पाए गए, जबकि चश्मदीद गवाहों ने ये बात वहां पर बताई कि नाली के अंदर में आदमी का खून बहने लग गया था, कि गोली का भयानक कांड था। पूरी तरह से जिस प्रकार से यहाँ पर नागपुर के अंदर में ग्वारी समाज के लोगों का ये हुआ और फायर ब्रिगेड से धोकर सब प्रूफ मिटा दिए, उस प्रकार से काम वहां पर हुआ। और वो उसके बाद में वो उसके ऊपर में पूरी तरह से, उस समय राजा ने मुझे, जब वो जीवित थे, हमारे भैया साहब खांडवेकर नाम के डायरेक्टर थे, उनके पास चिट्ठी लिख करके भेजा कि भाई ये जो नागपुर का रिपोर्टर है उमेश चौबे, उसको फिर से हमारे बस्तर में भेजो, हम पूरा बस्तर उनको दिखाना चाहते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा झुरमुरे साहब कि मैं 15 दिन तक बस्तर में घूमा,
और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जवान लड़कियां भी सफेद कपड़ा ऐसा बांध के रखती थी, पूरी छाती खुली रहती थी, ये सब उनके मन के पहने हुए जेवर पहने हुए उनके, और बड़ा सलीके के साथ, किसी की बुरी नजर किसी पर जाती नहीं थी। और हमारे राजा का मेहमान हूँ इसलिए मुझे घोटू में ले जाते थे, फिर वहां डांस करते थे और बोलते थे उनकी भाषा में कि ये राजा का मेहमान है, तो लोग खुश होते थे। लोगों ने मेरे को एक तीर कमान दिया जो आज भी मेरे पास मौजूद है। और ये जो घटना मैंने इसलिए उल्लेख किया कि ऐसी कई घटनाएं मेरी जिंदगी में आई हैं कि जिसके कारण मैं मेरी पत्रकारिता का बजाय उसका कन्वर्सन होता रहा ज्ञान का। अब आपको मैं बताऊं कि पूना से जो मतलब यानी अखबार निकलता है, पहले मराठा और केसरी, ये अखबार बाल गंगाधर तिलक का अखबार है जो मतलब 81 में 1881 में शुरू हुआ। वो अखबार का 1908 का अंक आज तक मेरे पास मौजूद है। तो कितने साल हो गए उस अंक को, मैंने 60 साल से मेरे पास है, बाकी मैंने रद्दी से उसको प्राप्त किया और मेरे को लगा कि ये पूंजी मिल गई मेरे को। आज उनके पास भी मैंने जो केसरी निकालते हैं उनके पास मेरी पत्रकारिता से बहुत कुछ प्रेम है। और पत्रकार चाहे तो समाज को राइट कर सकता है, समाज पत्रकार चाहे तो समाज को दिशा दे सकता है, पत्रकार चाहे तो ये पूरी सत्ता को हिला सकता है, पत्रकार चाहे तो लोगों को न्याय की जरूरत नहीं कोर्ट में जाने की, इतना समाज में उसको ये कर सकता है कि वो सब ठिकाने लग जाएं। लेकिन पत्रकार के हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग पत्रकार को कितनी भी गाली बकें, कितना भी उसको बोले, लेकिन वो मैनेजमेंट की पॉलिसी से चलता है और मैनेजमेंट की पॉलिसी आज तराजू के समान है, लाभ हानि देखते हैं, कहाँ डंडी मार के अपना विज्ञापन ले सके, उस प्रकार की मैनेजमेंट की पोजीशन है। मैं संकोच नहीं करता बोलने में, क्योंकि मैं किसी का दबेल नहीं हूं और मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन जब जब अन्याय हुआ है कहीं पर भी मैं मतलब मुझे अहम का कोई वहम नहीं है, मैं अपने बारे में कुछ बोलता नहीं, लेकिन मैं पट से नौकरी का इस्तीफा दिया जिस समय मैं स्टेडियम के अंदर नागपुर के अंदर में लोग दलित समाज के मजदूर मरे, उस समय स्टेडियम गिरा, उसके अंदर में उनकी मैयत में मैं गया और वहां रोना धोना पब्लिक का ये, मैं लोगों कारपोरेशन के लोगों को बोलता था, मैं मेंबर था, कि भाई आप इनको हरजाना दो, भ्रष्टाचार की जांच करो, नौकरी दो, ये सब बोलता था, कोई सुनता नहीं था। मैं 6 दिन की भूख हड़ताल की और सब मेरी मांगे मंजूर हुई, मैंने जांच भी करवाई, मैंने सब कुछ हिला दिया कारपोरेशन को, उनको हरजाना दिलाया, ये सब किया। लेकिन पत्रकारिता के रहते हुए किया और मैं 10 दिन की छुट्टी निकाला और छुट्टी निकालने के बाद में मैंने मैनेजमेंट को तकलीफ नहीं होने दिया। 6 दिन की भूख हड़ताल, 1 दिन आराम और 8वें दिन ड्यूटी पे चला गया। और मेरे को चपरासी बोला, मंत्री ने बोला कि इसको नौकरी से निकाल दो। फिर मेरे को दुख लगा, मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी, उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे मेरे से तो प्रेम करते थे, लेकिन वो बात सुनकर के मुझे इतनी चिढ़ आएगी, मैं कोई खूंटे पे बंधी हुई गाय नहीं हूँ और जो कुछ होगा होगा मेरे बच्चों का और मेरे भविष्य का। मैं घर में गया, पत्नी उस समय कोई सिनेमा देखने के मूड में थी और वो सेठानी के मतलब घर मालकिन के साथ में कोई सिनेमा जा रही थी। बोले तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? बोले, मैंने बोला इसको बता ही दो ना, आज बताने की बजाय बताया तो वो रोने लगी। बोले अपने बच्चों का, मैं मैयत हुई क्या मेरी, मैं तो जिंदा हूँ, मैं कुछ न कुछ तेरे को भूखा नहीं रखूंगा, फिक्र नहीं करना, मैं कुछ भी करूंगा, मैं सड़क पे आलू बेचूंगा, लेकिन मेरे को तो दूसरा काम आता ही नहीं कलम चलाने के सिवा, तू फिक्र नहीं करना मेरी, मैंने बोला तेरे को तकलीफ नहीं होने दूंगा, बस मेरा साथ दे। तो मेरा तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे जो अनुभव आए हैं वो ऐसे विकट हैं, एक नहीं मैं दर्जनों ऐसी घटनाएं, जब आपको आश्चर्य लगेगा कि जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस आदमी के साथ काम करता हूँ वो आदमी भगत सिंह का साथी है। मुझे रात भर नींद नहीं लगी कि मैं ऐसे क्रांतिकारी के आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। और मुझे तब मालूम पड़ा कि जब एक वहां पर सत्यनारायण तिवारी नाम के बैतूल के कांग्रेस के महात्मा गांधी को मानने वाले काम करते थे और दूसरा जो था वो कुन्नालाल जी, तो वो भगत सिंह को मानते थे, वो दोनों के विचार आपस में पटते नहीं थे। एक दिन उन्होंने मेरे को तिवारी जी ने बुलाया, बोला कि भैया तेरे को क्या सीखना है, बोले
नाटक लिखना सीखना है, कहानी लिखना सीखना है, निबंध लिखना सीखना है, तू क्या चाहता है? बोले काय को उसकी चमचेगिरी करता? बोले क्योंकि मैं उनके लिए बीड़ी का कट्टा लाता था, पानी रख देता था, मैं उनके लिए और क्रीट जो मशीन चलती थी टेलीप्रिंटर, उसकी क्रीट फाड़ के रख देता था। तो मेरे को लगता है बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी की सेवा करने में कोई हरकत नहीं है, और मैं कोई संकोच नहीं करता था। मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि नागपुर के सभी क्रांतिकारियों के सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और ये जो वहां पर मैं करता था तो इसको तकलीफ होती थी, तो मेरे से सीखना। तो मैं बोला सब बात क्या है, उनको अगर मैं मान लो नहीं, बोले वो उसको घमंड है, बोले वो भगत सिंह का साथी है। इतना सी जानकारी मिली मेरे को। आप आश्चर्य करेंगे, पहला जब फोटो लिया तो वो फोटो के कारण मेरे से इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि तूने मेरी फोटो खींचा। नहीं साहब, मैंने फोरमैन की फोटो खींचा, आपके सामने फोरमैन बोलता था कि मेरी फोटो खींच, मैंने फोटो खींचा, लेकिन मैं आपकी फोटो क्यों लूंगा? लेकिन वो आदमी ने जिंदगी में कभी किसको बताया नहीं मैं भगत सिंह का साथी हूँ। उसको उसको नहीं मालूम, वो काले पानी से, लोगों को नहीं मालूम कि वो काले पानी की सजा काट क्या है। उसको नहीं मालूम कि उमरेड के अंदर में वो 3-4 महीने रहा। यहाँ पर ये यहाँ पर आरएसएस के जो ये प्रमुख थे भैया साहब, गांधी, हाँ, उनके उनके बारे में रहा, उनकी पिस्तौल भी देखा मैंने यहाँ पर उमरेड के अंदर में। उनको लोगों को नहीं मालूम कि वो आदमी कितना बड़ा क्रांतिकारी है, जिसने काकोरी कांड किया, जिसने लाहौर का बम केस की प्लानिंग किया, आगरे की राजा की मंडी में बैठ करके मीटिंग लिया, भगत सिंह चंद्रशेखर की दोस्ती कराया कानपुर में, और पूरा माला में पिरोने का काम, क्रांतिकारियों को माला में पिरोने का काम वो कुंदनलाल ने किया। और वो कुंदनलाल इतना चुप हो गया था कि वो जब एक महल पर राजा के कार रखने के टीन शेड के अंदर जिंदगी काटा उसने। गर्मी के दिन में पसीना टपकता था वो टीन शेड में, हम एसी लगा करके जिंदगी का मजा ले रहे हैं कि आजादी के लिए मर मिटने वाले लोगों का अगर याद करें तो कैसे कैसे दिन लोगों ने देखे हैं। मैं उनको बोलता था कि बोरे तो भी लगा लो, मैं पंखा ला के दूं क्या? तो वो, मैं उनकी सेवा में था, तो वो मुझे चाय पिलाने ले जाते थे। गांधी गेट के पास एक होटल था, वहां हम बैठ के चाय पीते थे, और वो उनके जहां वो चाय पीते थे उस खंबे पर एक पोस्टर लगा हुआ था, सब भगत सिंह और सब क्रांतिकारियों की फोटो लगी थी। वो पोस्टर आज भी मेरे पास है, जिसमें लिखा हुआ है, चौखट बनी है, कुंदनलाल फोटो नॉट अवेलेबल। यानी वो अपने नाम के सामने सरनेम नहीं लगाता था, उसने अपने कभी भी ये नहीं किया। लेकिन वो आदमी कितना महान था कि जिसने भूल जाना चाहता था। लेकिन मैंने भगत सिंह का ड्रामा करके प्राथमिक बच्चों को जरिए और अपने एरिया के स्कूल में, और मैंने आइडिया से उनके गले में पहला हार भी डलवा दिया बच्चे के हाथ से, और अनाउंस हुआ कि अभी नगर सेवक उमेश चौबे के गले में बच्चे भगत सिंह उनका स्वागत करेंगे। और वो बराबर बच्चा गया, उसको ट्रेनिंग दिए कि यहाँ बैठेंगे, ऐसी शक्ल के हैं, फलाना है, और उनके गले में हाथ डाल दिया। तो वो ऐसा उन्होंने किया कि भाई किसने डाला, और मेरे तरफ घूर के देखे, क्यों हजरत? मैं बोला कुछ नहीं साहब, मेरे क्या मालूम, बच्चा मेरा स्वागत करने वो उसको मालूम नहीं उमेश चौबे कौन ने करिए, मेरे तो अपमान हो गया साहब, मैंने बोला। लेकिन वो आदमी इतना ज्यादा सतर्क था, जिंदगी में हार नहीं डलवाया, स्वागत नहीं करवाया, आप क्या। और उसके 12 क्रांतिकारियों का इंटरव्यू मैंने प्रशांत भाई गांव गांव जाकर के लिया। मैं जानता हूं मैंने किसी तकलीफ भुगती, और वो किताब जब मैं लिखने के लिए तैयारी किया, वो किताब का फाइल जो है हमारे एक मित्र के हाथ से गुम गई, प्लास्टिक में भरे हुए फोटोग्राफ, ये वो सब। यानी एक एक उसमें की घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरदोई नाम का एक स्टेशन है काकोरी के बाद, और वो हरदोई स्टेशन पर, वहां पर कपूर नाम के क्रांतिकारी रहते थे, उनके लड़के से मैं मिला, घर ढूंढा, और घर ढूंढने के बाद में मैं जब देखा कि कांच के कटघरे में, मतलब बॉक्स में लॉन्ग बूट रखे हुए हैं। तो मैं बोला, मैं भगवान की मूर्तियां देखा कांच के अंदर में, ये साला जूते क्यों रखे हैं? तो जूते क्यों रखे हैं, ये मेरी उत्सुकता बढ़ी। और मैंने उसके बेटे कमल कपूर से पूछा कि ये जूते क्यों रखे हैं? बोले आपको नहीं मालूम? बोले जब पार्लियामेंट में भगत सिंह ने बम फेंका, उस समय अपने जूते भगत सिंह को दिए, और भगत सिंह के जूते उन्होंने ये दे दिए। और खास बात यह है कि भगत सिंह ने एक पॉकेट वॉच भी दिया उनको, और पॉकेट वॉच कोई कलकत्ता के सन्याल नाम के क्रांतिकारी ने उनको दिया। भगत सिंह, जिंदगी में कोई काम करना तो टाइम पर करना,
टाइम दोबारा लौट करके नहीं आता जिंदगी में, और यही एक तरीका है कि इसके जरिए तू कुछ कर सकता है। इसलिए वो भी घड़ी जो है अब रखिए, मतलब वो उसके भी दर्शन करा दो, वो भी लाए। फिर आप आश्चर्य करेंगे, मेरा मन इतना भरा है, मैंने उससे मैं फोटो इसकी ले लूं क्या, कहा फोटो ले लो बोले, तो उसकी फोटो लिया हमने जूते की, और जूता जब उठाया तो जूते की एड़ी और इसमें जो रहता है मट्टी चिपकी हुई थी, वो निकाला, अपने माथे पर लगाया। मुझे चारों धाम की मेरी यात्रा पूरी हो गई, ऐसा मेरे को अनुभूति हुई। और मेरे को लगा कि मैंने एक देशभक्त की रज अपने माथे पर लगा ली। मैंने कभी कोई चंदन वंदन लगाने का शौक नहीं किया, लेकिन उसका आनंद मुझे आज तक के मैं महसूस करता हूँ। तात्पर्य मेरा यह है कि पत्रकारिता के जीवन में इतने अनुभव आए हैं मुझे, इतने अनुभव आए हैं कि मैं यानी समझता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग मेरे इससे डिस्टर्ब होने लग गए थे। यानी फूलन देवी से मिलने मैं ग्वालियर की जेल में जा सकता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, मैं कहीं पर भी, मेरे को लगा, मैं परवाह नहीं करता था। मैं जिस समय 62 के अंदर चीन का आक्रमण हुआ, हमारे पास दलित समाज का एक सैनिक मेरे पास में आया कि बाबू बोले मेरे पिताजी टीबी हो गई है, और टीबी हो गई है और मेरे को भर्ती करना है, और मेरे को वारंट आ गया, मेरे को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, नहीं जाऊंगा तो आप कुछ भी करके मेरे पिताजी को एडमिट करा दो। मैं बोला भाई तो सामान्य बात है, दवाखाना सरकार का है, वो क्यों नहीं? बोले 800 रुपये मांग रहे बोले वो, मैं कहां से लाऊं? बोले 800 रुपये। बोले मैं कोई को मांगूंगा तो कोई देगा कि नहीं? बोले तो मैंने बोला तेरे पिताजी भर्ती हो गए, समझ जा। मैं बोला मैं तुरंत सुब्रमण्यम साहब के तरफ गया, जो इतवार के संचालक थे उस समय, और वो राज्यसभा के मेंबर थे, उनसे मैंने डीन को फोन कराया, तुरंत मैंने उसका एडमिशन करा दिया। और जब उसने आकर के ड्रेस में सैल्यूट मारा तो मुझे लगा कि कितना साधारण से काम के लिए बेचारा आंख में आंसू लाके मेरे पिताजी का आपने बहुत बड़ा काम किया, भर्ती करा दिया। पर वो नालायक डॉक्टर मेरे संपादक के पास आता है, बोलता है कि तुम्हारा रिपोर्टर बहुत गलत नजर का है, मेरे दवाखाने में आता है और नर्स को आकर के ये करता है, वो करता है। तो वो संपादक ने बोला उठ जा यहाँ से, चलो गजब, बोले तुम डॉक्टर नहीं हो, नालायक हो, बोले ऐसा बोल करके उसको, क्योंकि मेरे संपादक को मालूम था कि ये आदमी गलत काम करेगा ही नहीं। और फिर मैंने 7 दिन की छुट्टी निकाल करके जो फोटोग्राफ खींचे वहां के, आज जो कंपाउंड वॉल लगी है टीबी हॉस्पिटल पर, वो मेरे वजह से वहां पर लगाने में आई। मेरा तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता में इतनी दम है, धमक है कि वो सत्ता को कभी भी हिला सकता है, लेकिन वो पत्रकारिता का सही उपयोग आज नहीं हो पा रहा, इसका मुझे दुख है। मैंने 25 साल मेरा खुद का अखबार नाखून का चलाया, लेकिन आर्थिक अड़चनों के कारण मैं कंटिन्यूस नहीं कर पाया। और अभी भी ये उम्र में भी मेरी तमन्ना है कि मैं उसको कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उसको शुरू करके जाऊं, क्योंकि वो एक प्रकार की निशानी रहेगी, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला अखबार कोई तो फिर से आ गया करके। लेकिन पत्रकारिता में आज जो अवस्था है वो हम सबको मालूम है। अब मैं एक क्षेत्र की आपको बात बताया, दूसरा मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो काम मतलब शोषण के विरुद्ध लड़ाई है। नागपुर का एक भी अखबार ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे पर जाकर के पत्रकारों को न्याय देने के लिए मैंने आंदोलन नहीं किए, नारेबाजी नहीं की। और सभी अखबारों ने मेरा नाम छापना बंद किया। मैंने बोला मैं नाम छपाने के लिए नहीं करता, मैंने मुंह पर लोगों को बोला, बताया लोगों को, कोई भी अखबार हो, मैं बोला मेरे को परवाह नहीं है, तुमको जो करना है सो करो, लेकिन सवाल यह है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम मेरे मन में संकल्प है, मैं करूंगा करूंगा करूंगा। और मैंने पत्रकारों के शोषण के विरुद्ध, आज नागपुर के अंदर जो पत्रकार भवन है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई अहम के बहम में नहीं हूं, लेकिन जब कारपोरेशन के अंदर महानगर पालिका में मैं चेयरमैन बना तो मैं बोला आने वाली पीढ़ी पूछेगी तुम्हारा आदमी पत्रकार एक कारपोरेशन का चेयरमैन बना तो उसने क्या किया पत्रकारों के लिए, तो मतलब उसका जवाब देने के बजाय मैं उसको प्रैक्टिकल ये किया। मैंने ही, मेरे मन में किसी पत्रकार की मांग नहीं थी, लेकिन मैंने मेरे मन में संकल्प किया कि मैं इनके लिए पत्रकार भवन की जगह दूंगा, और वो जगह दिया। मेरा नाम आपको नहीं दिखाई देगा। और मैंने जहां जहां नागपुर के अंदर डेवलपमेंट करवाया, खास करके मैं आजादी के आंदोलनकारियों का भी 100 आजादी के शहीदों का मैंने नाम वहां पर लिखवाए और स्मारक बनाया।
जो शहीद हुए नागपुर के अंदर, तो वो मैं 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद में वो नाम वहां पर शहीद स्मारक, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके पुतले लगे, जो दारू पीते मैंने देखा उनके पुतले लगे नागपुर के अंदर। मैंने उन लोगों के जिनका कोई नाम लेवा नहीं था, मैंने 100 लोगों के शहीदों के वहां पर नाम लिखवा करके उनको आदरांजलि अर्पित की। मैंने जिस समय नागपुर के इतिहास की खोज की आदिवासियों के लेकर के, और राजा भक्त बुलंद शाह की प्रतिमा 12 साल लड़ाई लड़के मैंने वो प्रतिमा वहां पर लगाई, सिर्फ इसलिए लगाई कि लोग इस बात को समझ जाए अच्छी तरह से कि नागपुर का इतिहास भोसलाकालीन नहीं है, गोंडकालीन है। आपका उमरेड के अंदर में जो किला था वो भी गोंडकालीन किला था, जो यहाँ पर भक्त बुलंद के कार्यकाल में बनाया गया। लोगों को नहीं मालूम नागपुर का। जब मैंने वहां पर आदिवासियों का बैंड बाजा पूरा बजवाया, नागपुर के अंदर शोभा यात्रा निकाली, तो मेरे जैसे सामान्य एक आम गरीब कार्यकर्ता के विरुद्ध भोसले परिवार के लोगों ने काले झंडे दिखाए, काला गेट बनाया। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने बोला मेरी गलती बताओ भाई। मैं बार बार लोगों से वही बात बोलता हूँ, मेरी बात से तुम बुरा मानने के पहले मेरी गलती ध्यान लगा दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ। मैंने अगर इतिहास सामने लाया है नागपुर का, तो कोई गुनाह किया है क्या? मैंने बताया आखिर 30 शताब्दी जो मनाई गई नागपुर के अंदर, वो मेरी वजह से मनाई गई। मैं अगर मांग नहीं करता, धूमधाम नहीं करता, कमेटी नहीं बनाता, मैंने कमेटी बनाई बाकायदा, मैंने परवाह नहीं किया गवर्नमेंट की। और उस समय भी देशमुख साहब मुख्यमंत्री थे, वो हमको बुलाए, बम्बई गए हम, और हमको पूछे तुम क्या चाहते हो? मतलब हम 30 शताब्दी का महोत्सव चाहते हैं। पूना में अगर बन सकता है, कोई कहीं बन सकता, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हमारे नागपुर का गौरव क्यों नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि बोले जरूर करेंगे, बोले हम गवर्नमेंट की तरफ से करेंगे। अब क्या चाहते हो, कार्यक्रम कैसा हो? मैंने बोला नाच गाने पर मेरा विश्वास नहीं है, आप 2 ही काम अगर कर दे तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। एक तो मेरी नाग नदी साफ कर दो, और दूसरा जो गरीब है उनको झोपड़पट्टी के पट्टे स्थायी कर दो। दोनों काम का उन्होंने प्रेस के सामने अनाउंस किया, लेकिन बेचारे कर नहीं पाए। आज भी वैसी पड़े हैं, आज भी कोई, आज की भी सत्ता कुछ बोलना पट्टे दे रही है, नाग नदी साफ कर रही है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं ये बोल रहा है कि उस समय लोगों के मैंने ध्यान में लाया करके, अब मेरा उसमें किताब भी निकल रही है, दूसरा एडिशन निकल रहा है, जिसमें मैं जाटवा से लेकर तमाम गोंड राजाओं के सिलसिला, उनकी कहानियां सब इसमें जोड़ रहा हूँ। और ये सब मेरा काम जो है, मैं केवल आदिवासियों की सेवा में रहा हूँ और काम करता रहा हूँ। जब मैं किताब के चक्कर में वहां जाता था, छिंदवाड़ा जिले में तामिया नाम की तहसील है, तामिया तहसील में एक पातालकोट नाम की जगह है, आप में से कई लोग वहां पर गए होंगे। लेकिन जो मैंने दृष्टि से वहां से दृश्य देखा, वो दृश्य मेरे लिए इतना दुखद है कि हमारे देश के जो मूल आदिवासी हैं, वो मालिक हैं, वही यहाँ पर सब सच्चे ये हैं। उनकी आज इतनी उपेक्षा हो रही है कि उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। लेकिन मध्य प्रदेश के उस जिले में तामिया तहसील में लोगों ने उसको दर्शनीय स्थान करके डिक्लेयर किया है, और दर्शनीय स्थान के रूप में उसको जो डिक्लेयर किया है, वहां आदमी दिखाकर आदमी का मनोरंजन कर रहे हैं। वहां जो मचान बना है उसमें दूरबीन से देखते हैं, हो लाल लाल दिखते पापा को, ये लाल पोरगी है, वो एक जैसे लोग हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ एक जैसा है, प्रकृति के नियम से है। लेकिन उनको आदमी, दुनिया में ऐसा कहीं आदमी दिखा के आदमी का मनोरंजन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है। और सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है सरकार